Hello, good morning students, class 8th. As you know very well, in our last videos we have discussed about chapter number 3rd in history, and exercise and question answer we will discuss after some time. So today we will discuss about chapter number 4 in the series stream of our videos. Today is that it is the time to discuss about the chapter number 4, rural life and society, ग्रामीण जीवन और समाज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट टाइम लाइन एंड कॉलोनियल एग्रेशन पॉलिसीज़ एंड इम्पैक्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ ऑन रूरल इकोनॉमी एंड पीसेंट्स रिवॉल्ट. टाइम लाइन का डिस्कस करेंगे और इसके बाद एग्रेशन पॉलिसीज़, जो हमारी कृषि से संबंधित पॉलिसियाँ आई, कौन कौन सी नीति लगाई गई, उसका डिस्कस करेंगे हम. एंड इम्पैक्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ ऑन रूरल इकोनॉमी, और किस तरीके से रूरल इकोनॉमी को, जो हमारी लैंड रेवेन्यू तो जिसको हम लगान कहते हैं, किस तरीके से उसको प्रभावित किया, ये भी हम पढ़ेंगे. एंड पीसेंट्स रिवोल्ट्स, और किसानों ने किस तरीके से आंदोलन किए, किस तरीके से क्रांतियाँ की, उसका भी डिस्कस इस चैप्टर में किया जाएगा. सो टाइम लाइन इज़ गिवन हेयर. यहाँ पर है 1700 से लेकर के 2000 तक स्टडी करेंगे हम. सो 1800 में क्या होता है, परमानेंट सेटलमेंट था बंगाल, बिहार एंड प्रेजेंट डे ओडिशा. 1793 परमानेंट सेटलमेंट हो जाता है बंगाल, बिहार और 1793 में ओडिशा में हो जाता है. आफ्टर इट रैयतवाड़ी सिस्टम इन कार्नाटिक एंड मैसूर रीजन्स. कार्नाटिक और जो मैसूर क्षेत्र था वो 1820 में वहाँ पर रैयतवाड़ी सिस्टम चालू हो जाता है. एंड महलवारी सिस्टम इन द वेस्टर्न यूपी, एमपी एंड पंजाब में 1822 में हो जाता है. इसके बाद एक्ट ऑफ 1833 आता है. फिर एनेक्सेशन ऑफ पंजाब एंड अगेरियन रिफॉर्म मूवमेंट 1849. महात्मा गांधी विजिटेड चंपारण 1917. 1917 में जब महात्मा गांधी चंपारण आते हैं उस समय क्या क्या होता है, उसका क्या डिस्कशन किया गया है. दीज आर द मेन टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर विच विल बी डिस्कस्ड बाय अस इन स्ट्रीम ऑफ videos. So today start. There was a symbiotic relationship between agriculture produce and cottage industries. Symbiotic, it means mutual benefit and dependence. There was a symbiotic relationship. सिम्बायोटिक मतलब संकेतात्मक रिलेशन होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड द कॉटेज इंडस्ट्रीज. जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो उत्पादन होता है खेती में उसमें, और कॉटेज इंडस्ट्री में जिस चीज़ की खेती होती है उस चीज़ की कॉटेज इंडस्ट्रीज भी चलती है. इन द 18th सेंचुरी में इंडिया वॉज नॉट ओनली द लीडिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर बट इज ऑल्सो ऑक्यूपाइड अ यूनिक पोजिशन इन द वर्ल्ड. इंडिया उस समय हमारा क्या था कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर नहीं था, लेकिन ऑक्यूपाइड ए यूनिक पोजीशन इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में उसकी एक अनोखी स्थिति थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में. हाथ से बनी हुई चीज़ों में उसके जैसा कोई दूसरा कंट्री नहीं था वर्ल्ड में. द ब्रिटिश नॉट ओनली डिस्ट्रॉयड द इंडियंस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. ब्रिटिश लोगों ने केवल भारतीय हथकरघा उद्योग को ही नष्ट नहीं किया. हथकरघा उद्योग इट मीन्स हाथ से बनाने वाला जो उद्योग हाथ से बनाने वाली चीज़ों से चलता हो. बट दे आल्सो ब्रॉट अबाउट सर्टेन चेंजेस इन द अगेरियन स्ट्रक्चर. केवल हथकरघा उद्योग को नष्ट नहीं किया बल्कि खेती से जुड़ी हुई जो हमारी खेती का स्ट्रक्चर था उसको भी उसने बदल दिया. बाय इम्प्लीमेंटिंग न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू. नए नए तरीके के लगान कर लगा करके, कृषि से संबंधित कर लगा करके इसको भी बदल दिया. हर वी शैल डिस्कस अबाउट द अगेरियन पॉलिसीज.
यहाँ पर हम कुछ एग्रेरियन पॉलिसीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कुछ पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश विच ब्रॉड अबाउट द डाउनफॉल ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जिसने इंडियन इकोनॉमी को नीचे गिरा दिया। कॉलोनियल एग्रेरियन पॉलिसीज, द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793, द परमानेंट सिस्टम ऑफ द लैंड रेवेन्यू वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो परमानेंट सिस्टम था लैंड रेवेन्यू का, वो कॉर्नवालिस के द्वारा ही लागू किया गया 1793 में। ये लास्ट चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था। दिस सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। ओडिशा जो आज के समय में ओडिशा कहा जाता है, स्पेलिंग में डिफरेंस है। अंडर दिस सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू ही गिव लैंड टू द लैंड लॉर्ड। इस रेवेन्यू के तहत क्या था कि जो खेती थी वो ज़मीन के मालिक को ही दी जाती थी ऑन द परमानेंट बेसिस। अब बेसिस क्या था? दीज लैंड लॉर्ड्स हैड टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू। अब ज़मीन के मालिक को एक निश्चित रकम कर के रूप में देनी होती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। एंड द जमींदार्स बिकेम द न्यू मास्टर्स ऑफ द लैंड। और जमींदार मालिक उस ज़मीन के नए मालिक होते थे। बट दियर जमींदारी कुड बी evicted if they failed to collect the fixed land revenue। जमींदार कुड बी इविक्टेड इफ दे फेल्ड, अगर वो रेवेन्यू यानी टैक्स कर देने में फेल होते थे तब उनको इविक्ट किया जा सकता था। एंड मेरिट्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, उस परमानेंट सेटलमेंट की क्या मेरिट्स थी? तो कंपनी गॉट ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एवरी ईयर। कंपनी को हर साल टैक्स मिल जाता था, कर मिल जाता था, लगान मिल जाती थी। एंड बिकम पॉसिबल फॉर द कंपनी टू द एडमिनिस्ट्रेट वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द सिस्टम। लैंडलॉर्ड्स वर मेड द परमानेंट ऑनर्स ऑफ द लैंड। जो लैंडलॉर्ड्स थे वर द मेड द अपनी ज़मीन के खुद के मालिक हो गए थे हमेशा के लिए। एंड दे रिमेंड लॉयल टू दियर मास्टर्स एट टाइम ऑफ क्राइसिस। लैंडलॉर्ड्स हैड टू पे द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द रेवेन्यू। जो लैंडलॉर्ड्स होता था उसको निश्चित जो लगान की रकम होती थी वो उसको देनी पड़ती थी। कीन इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर्स। कॉन्सिक्वेंटली लार्ज अमाउंट ऑफ द क्रॉप्स वर सोन टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इसी वजह से फसल ज़्यादा से ज़्यादा बोई जाने लगी, बीज ज़्यादा से ज़्यादा बोए जाने लगे ताकि फसल ज़्यादा हो सके। और जो लैंड रेवेन्यू था वो तो देना ही होता था, उससे उसका कोई चाहे फसल अच्छी हो अदरवाइज अच्छी ना हो, इससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन टैक्स वो देना ही होता था। डीमेरिट्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट, अब इसकी डीमेरिट्स क्या थी यानी कमियां क्या थी, वो तो अच्छाइयाँ हो गई। एंड डीमेरिट्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट, about the demerits we will discuss our next video.